नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र बजट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। हर सेक्टर की ही तरह स्टार्टअप इंडस्ट्री की नजर बजट पर लगी हुई है। सभी को उम्मीद है कि इस दौर में वित्त मंत्री के पिटारे से कुछ न कुछ राहत की सौगात स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए भी निकलेगी। देश में नए आइडियाज और नई थीम लेकर बिजनेस अपना कारोबार शुरू करने वाले और एक एक्साइटमेंट के साथ स्टार्टअप्स को एक ऊंचाई पर ले जाने वाले सभी एंटरप्रेन्योर्स को काफी उम्मीदें हैं इस बजट से। स्टार्टअप्स के सामने जो चैलेंजेस हैं वो सबसे बड़ा चैलेंज है कैश फ्लो का। इसके साथ ही जब बड़ी चुनौतियां, कोरोना जैसी चुनौतियां आती हैं तो उस दौर में किसी तरह के सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो उस ओर भी निगाहें टिकी हैं। साथ ही छोटे छोटे शहरों तक भी स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की जरूरत महसूस की जा रही है और इन सब के बीच में टैक्स में रियायत का बड़ा रोल रहता है और स्टार्टअप्स भी इस अहमियत को समझते हैं और इस राहत की उम्मीद करते हैं। और इसी सिलसिले में आज के इस स्पेशल शो में हमने कुछ एक्सपर्ट और स्टार्टअप के दिग्गज को बिठाया है और उनसे हम उनकी बजट को लेकर उम्मीदें जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही कई और पहलुओं पर भी बात करेंगे स्टार्टअप के पूरे इकोसिस्टम के बारे में। मगर जरा सबसे पहले पिछले 10 सालों में स्टार्टअप की जो तरक्की हुई है, जो तस्वीर खींची गई है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं और उसके साथ ही आगे लक्ष्य क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी शरद दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, जरा बताएं आपकी रिसर्च क्या कहती है, पिछले 1 दशक में स्टार्टअप की तस्वीर आखिर भारत में किस तरह की रही है? जी, हम लोग बात करने वाले बजट और स्टार्टअप्स भारत में और किस तरह जो है पिछले 10 साल में जो है स्टार्टअप्स में जो है एक नई लहर आई है और किस तरह आप कह सकते हैं जो ग्रोथ देखने मिली है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2014 में जो स्टार्टअप की जो संख्या के आंकड़े थे वो 350 सिर्फ थे और अब जो है देख सकते हैं कि वो बढ़ के लगभग 1 लाख तक का आंकड़ा पहुंच चुका है और जल्दी अगले 4 से लेकर 5 साल में ये 10 लाख का टारगेट देखने मिल सकता है। इम्पॉर्टेंटली पीएम नरेंद्र मोदी 2016 में स्टार्टअप की जो स्कीम की जो है बड़ी लॉन्च की थी, जहां पे बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे एक्ट्स, लॉज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे, जहां पे पूरी जो भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें जो है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखने मिले। 2014 से अब तक जो है 100 से ज़्यादा कंपनियां यूनिकॉर्न बन चुकी हैं। अब जब हम यूनिकॉर्न की बात करते हैं तो यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग $1 बिलियन की होती है। ऑफ कोर्स पिछले 2 साल में जो है यूनिकॉर्न्स के जो लेवल्स है थोड़े कम हुए हैं क्योंकि फंडिंग विंटर देखने मिला है, लेकिन याद रखिए 2023 में 2 यूनिकॉर्न्स भी आए थे और ऑफ कोर्स जेप्टो और एक इनक्रेड की फाइनेंस आर्म थी। अब बात करते हैं हमारा चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का। अब ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रा में जो चेंजेस आए हैं, जैसे कि आप यूपीआई करते हैं कोई पेमेंट को लेके, ओएनडीसी नेटवर्क होता है जहाँ पे बायर रहते हैं, सेलर रहते हैं और वहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है सर्विसेज की, प्रोडक्ट्स की। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे नए नए डिजिटल पब्लिक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आए हैं। जैम होता है आपका इम्पॉर्टेंटली जो जन धन आधार कहते हैं मोबाइल पेमेंट सिस्टम, उस पर भी फोकस रहता है। तो आप देखते हैं कितने सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आ रहे हैं। अब उसके कारण क्या हो रहा है कि स्टार्टअप्स में जो है एक इम्पॉर्टेंट इम्पीटस और बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और ओवरऑल देखें तो लगभग 12 से लेकर 15% तक का जो है CAGR ग्रोथ की जो है संभावना देखने मिल सकती है भारत के मार्केट में ना। अब जो है 2014 में अगर देखा जाए तो अब तक स्टार्टअप में लगभग $150 बिलियन जुटाए हैं। अब ये कैपिटल फंड रेज होती है और ये जो है जनरली आपको जो है VC से मिलता है या प्राइवेट इक्विटी प्लेयर से मिलता है। और इम्पॉर्टेंटली आजकल तो फैमिली ऑफिसेज जो भारत के ही हैं, कुछ लिस्टेड कंपनीज़ के भी हैं जिनके अपने फैमिली ऑफिस होते हैं जो स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो पेमेंट्स आती है, जो आपकी फंड इन्फ्यूजन आती है, उसके कारण स्टार्टअप्स को बहुत प्रोत्साहित करने मिलता है और आप देख सकते हैं अभी तक $150 बिलियन की कैपिटल रेज हुई है। 8वां चीज़ है गिफ्ट सिटी। अब यहाँ पे स्टार्टअप की इकोसिस्टम में बातचीत चल रही है। अब रेगुलेशंस आ रहे हैं जहाँ पे लिस्टिंग देखने मिल सकती है, रजिस्टर्ड लोकेशन की सुविधा आ रही है। पहले जो होता था कि टैक्स इश्यूज़ के कारण या टैक्स बचाने के कारण बहुत सारे होल्डिंग कंपनीज सिंगापुर या US जैसे डेलावेयर की लिस्टिंग प्रोसेस में आते थे। अब होल्डिंग कंपनी को जो है बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो बहुत सारे कंपनीज जो हैं, जो बड़े स्टार्टअप्स हैं, वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिसेज वापस भारत में ला रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि जब आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस भारत में लाते हैं तो लिस्टिंग में भी जो है बेनिफिट देखने मिलता है और अब जो है गिफ्ट सिटी पे भी फोकस आया है।
ऑफकोर्स जो पहला राउंड था स्टार्टअप्स का, बहुत सारे स्टार्टअप्स बड़े हुए हैं। जब स्टार्टअप्स बड़े हुए तो उनका एक एग्जिट होता है, वो होता है आईपीओ। हमने बड़े बड़े नाम देखे पिछले 10 साल में, जोमैटो, पेटीएम, नायका और पीबी फिनटेक जैसे प्रमुख लिस्टेड प्लेयर्स जो हैं स्टॉक मार्केट में आए। उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी बढ़ोतरी हुई। थोड़ी करेक्शन ज़रूर हुई क्योंकि पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी जो एक बात होती है, क्योंकि बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो होते हैं ग्रोथ चेस करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बाद में आती है, तब धीरे धीरे बाजार को जो है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ वो जा रहे हैं और उन स्टॉक्स में भी जो है थोड़ी तेज़ी देखने मिल रही है। आखिर में बात करेंगे कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स की। अटल इनोवेशन हब जैसे जो सेगमेंट्स होते हैं, जो कॉलेजेस को प्रोत्साहित करते हैं, युवा को प्रोत्साहित करते हैं, उसमें जो है स्टार्टअप कल्चर की जो है पूरी ग्रोथ देखने मिलती है। तो ये जो है हमने पिछले 10 साल में क्या हुआ है पूरे स्टार्टअप कल्चर में, ये हमने बता दिया। और बजट में भी जो एक्सपेक्टेशंस ये रहेगा कि स्टार्टअप्स की जो रेगुलेशंस है, उनकी ऑपरेशंस है और जो फाइलिंग्स है, उस पे जो है पूरी जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी नॉर्मलाइज और रेगुलेटेड ऑफरिंग्स आ सकें। लेकिन भारत का पूरा जो स्टार्टअप का अगला 2025 तक का क्या ब्रॉड लाइन है, याद रखिए जो चीन को पिछाड़ने का जो है भारत का एक सपना, ये पूरा हो सकता है। और अभी देखें तो चीन जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है और अब जो है भारत उन्हें पिछाड़ सकता है। अगर यूनिकॉर्न्स की बात करें अगले 5 साल का लक्ष्य तो 250 का है करीबन। अभी 100 के ऊपर जो है यूनिकॉर्न्स हैं और 250 का लक्ष्य जो है देखने मिल सकता है। और जो निवेश की बात है, एक एडिशनल निवेश जो है वो लगभग 150 से 200 बिलियन डॉलर हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं जो पिछले 10 साल में 150 बिलियन डॉलर की निवेश हुई थी, अब अगले 3 से लेके 5 साल में वो सेम अमाउंट या उससे ज़्यादा निवेश जो है स्टार्टअप्स में देखने मिल सकती है। और जो वैल्यूएशन आएगी इन स्टार्टअप्स की, इसका टारगेट लगभग आप कह सकते हैं 500 बिलियन डॉलर का है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने तमाम उन खास बातों का जिक्र किया जो स्टार्टअप की इस जर्नी में बहुत मायने रखती हैं और उनके आगे के लक्ष्यों को भी साफ बयां करती हैं। चलिए, अब जैसा मैंने आपसे वादा किया था, कुछ दिग्गजों को अपने शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने अपने स्टार्टअप को एक नई ऊंचाई दी है और इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। परिचय करा दूं, हमारे साथ बिपिन प्रीत सिंह हैं, को फाउंडर और सीईओ मोबीक्विक से, और हमारे साथ अंकित कुमार हैं जो कि सीईओ हैं स्काई एयर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत जो है वो बिपिन मैं आपसे करना चाहूंगा। बजट को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं और किस तरह के सुधार जो है वो आप स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए चाहते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं प्रशांत, मैं फिनटेक इंडस्ट्री में एक स्टार्टअप चलाता हूँ मोबीक्विक, जिसमें करीब 14 से 15 करोड़ यूजर्स हैं इंडिया में। और हम फिनटेक स्पेस में पेमेंट्स में काम करते हैं, पेमेंट्स में, डिजिटल लेंडिंग में और इन्वेस्टमेंट्स की स्पेस में काम करते हैं और हमारा पैन इंडिया ऑपरेशन है। तो मैंने इस इंडस्ट्री को, स्टार्टअप इंडस्ट्री को और फिनटेक इंडस्ट्री को लास्ट 10 साल से ज़्यादा देखा है एवोल्यूशन इसका। एंड आई थिंक इसमें हमारी सरकार का और हमारी जो गवर्नमेंट है, इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। स्पेशली पिछले 8-9 सालों में एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसमें आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, इस तरह की सेवाएं कस्टमर्स को और कंपनीज को, हमारी जैसी कंपनीज को, मोबीक्विक जैसी कंपनीज को प्रोवाइड की गई हैं, जिसके जरिए हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस किया है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को फॉर्मल सिस्टम में, जो मेन हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, उससे जोड़ने की कोशिश की है, ताकि उनकी लाइफ इम्प्रूव हो, ताकि उनका फाइनेंशियल जो प्रोफाइल है वो इम्प्रूव हो और जिससे हमारे देश की तरक्की हो और हमारी जैसी कंपनीज का भी फायदा हो। तो इसमें सरकार की जो नीति हैं, जो सरकार की जो पॉलिसीज हैं, वो काफ़ी पॉजिटिव रही हैं, बट इनमें अभी भी कुछ और चीज़ें हैं जो आई थिंक अभी भी करना बाकी है। तो एक जो स्पेसिफिक चीज़ है जो स्टार्टअप से लिंक्ड है, जो सारी स्टार्टअप से लिंक्ड है, वो है ईसॉप से रिलेटेड। और ये एक हमारी मांग रही है सरकार से पिछले 8-9 सालों से। और ईसॉप यानी एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव, कि हम चाहते हैं कि सिर्फ कैश से या सैलरी से अपनी वेल्थ बनाने के बजाय हम उनको स्टॉक्स देते हैं, स्टॉक ऑप्शंस देते हैं। और वो स्टॉक ऑप्शंस वो जब कंपनी पब्लिक जाती है या कंपनी की सेल होती है, तो वो उससे पैसे कमा सकते हैं।
बट उसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है कि उसमें एक्सरसाइज करने पे ही बिना कैश आउट के ही आपको टैक्स देना पड़ता है। मान लीजिए मैं किसी को 100 रुपये का स्टॉक देता हूँ और उसकी प्राइस एक्चुअली मैंने उसको 2 रुपये पे दी है, तो उनको उस 100 रुपये का स्टॉक लेने में ही उनको खरीदने में 98 रुपये पे टैक्स लगता है, जो कि काफ़ी नाजायज़ है, बिकॉज उनके पास अभी कोई पैसा नहीं है। जब वो स्टॉक बेचेंगे 100 रुपये का, मान लीजिए 200 में या 500 में, तब टैक्स लगना चाहिए। और ये एक और उस पर भी इनकम टैक्स लगता है, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता है। इनकम टैक्स आप जानते हैं कि हायर स्लैब्स में 40% तक जाता है, जबकि कैपिटल गेन्स टैक्स 10% या 20% के हिसाब से लगता है। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी मांग रही है कि इसका जो स्ट्रक्चर है सिंप्लीफाई किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा और लोग स्टार्टअप्स की दुनिया से जुड़ें और एम्प्लॉयज़ जुड़ें, और लोग स्टार्टअप्स में काम करें, जिससे कि स्टार्टअप स्पेस जो है आगे बढ़े। चलिए अंकित, अब आपका रुख करूंगा। आप बताइए, जिस तरह के कारोबार में हैं आप, उसमें बजट बहुत मायने रखता है और बजट को लेकर सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं। आप स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए इस बजट में किस तरह की मांग चाहते हैं? इस साल के बजट से हमारी उम्मीद ये है कि जो सर्विस सेक्टर है ड्रोन के क्षेत्र में, जहाँ पे ड्रोन एज अ सर्विस में काफ़ी काम होता है, डिलीवरी जो एक सर्विस है उसमें काफ़ी काम हो रहा है और बढ़ चढ़ के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्री के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में फार्मर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पीएलआई हमारे देश में अभी है, जो मैन्युफैक्चरिंग पे, ड्रोन के मैन्युफैक्चरिंग पे अभी सीमित है, उस चीज को अगर बजट में कवर किया जाए और सर्विस सेक्टर में भी, ड्रोन के सर्विस सेक्टर में भी अगर पीएलआई का महत्वपूर्ण तरीके से उसका 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 इम्पोर्टेंस क्रिएट किया जाए और उसको इनॉग्रेट किया जाए कि बाकी देश के जितने भी ड्रोन सर्विस क्षेत्र में जितने लोग काम कर रहे हैं सारे के सारे यूज करना शुरू करें, तो वो एक उम्मीद है हमारी। सेकंड, हम ये देख रहे हैं कि बढ़ चढ़ के इसका इस्तेमाल फार्मर्स, किसान और मेडिकल कर्मचारी कैसे कर सकते हैं। वहां पे अगर इंसेंटिव्स प्रोवाइड की जाएं किसानों को कि आप ड्रोन से अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं और आपको आपको अगर आप महीने में सर्विस का यूज कर रहे हैं तो कुछ इंसेंटिव आपको मिलेगा, कुछ सब्सिडी आपको मिलेगी। इस तरीके से बहुत सारी चीजों को बढ़ाया जा सकता है और काफी अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग जिलों में किसान इसका बढ़ चढ़ के लुत्फ उठा सकते हैं। और इससे ड्रोन जो है वो सिर्फ सिटी में, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सिर्फ अस्पतालों के लिए सिर्फ कारगर साबित नहीं होगा, बट लोग, कंज्यूमर्स भी, फार्मर्स भी इंडिविजुअल लेवल पे भी यूज कर सकते हैं। तो वाकई हमारे दोनों ही जो दिग्गज हैं स्टार्टअप के, उनका साफ तौर पर मानना है कि वाकई जिस तरह से ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है उसमें बहुत ज़रूरी है कि बजट में कुछ खास प्रावधान हो। और जाहिर सी बात है, सबने अपनी अपनी तरफ से जो भी उनकी सलाह है या रिकमेंडेशन है या वो जो सुधार चाहते हैं उसकी बात उन्होंने कही। उम्मीद करते हैं कि इन सुधारों पर बातचीत हो। चलिए विपिन, एक बार फिर आपके पास लौटूंगा। आपने ओवरऑल बजट और उसकी एक्सपेक्टेशन पर तो बात की, लेकिन जरा अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताइए। फिनटेक इंडस्ट्री के लिए आप इस बजट में अगर हम स्पेसिफिक होके देखें तो क्या आप चाहते हैं? आई थिंक जो फिनटेक से रिलेटेड जो हमारी आस्क है वो ये है कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया जो है बहुत अच्छे काम कर रहा है। इंडिया अभी आज की डेट में मैं मानूंगा यूएस और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे है स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी और फाइनेंशियल फिनटेक इकोसिस्टम में भी। बट इसमें अभी भी कैपिटल जो है वो एडिक्वेटली अवेलेबल नहीं है। तो उस कैपिटल को प्रोवाइड करने के लिए कई पॉलिसीज बनाई गई हैं, कई स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है। आई थिंक सिडबी के थ्रू फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बट जो उसका एक्चुअल यूजेज है, जो पैसों का डिप्लॉयमेंट है स्टार्टअप्स में, वो अभी भी बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से 10,000 करोड़ का कुछ फंड है और उसमें से भी अभी 3-4 हज़ार करोड़ ही यूटिलाइज किया गया है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस सिस्टम को और एलाबरेट किया जाए, इस सिस्टम को और ऑन द ग्राउंड पे और सक्सेसफुल किया जाए, और सरकार को देखना चाहिए कि इस सिस्टम में और कैसे और फाउंडर्स को या फिनटेक के जो कंपनीज बना रहे हैं उन लोगों को साथ में जोड़ें, और शायद इनमें से कुछ लोग अपने पैसे भी डालें या अपनी कंपनीज के पैसे भी डालें, ताकि एक ऐसा सिस्टम बने जिससे और फिनटेक की कंपनीज
मार्केट में आसानी से आ सकें, उनको कैपिटल प्रोवाइड हो सके। बिकॉज हम बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं कि हमें कैपिटल मिला, हमारी जैसी और भी कंपनीज हैं, बट आप जैसा कि आपको पता होगा 100 में से 10 कंपनीज को ही कैपिटल मिलता है आगे बढ़ने के लिए, 90 कंपनीज को नहीं मिल पाता है। एंड सो ये एक प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी चाहिए। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो जब ग्रो करती है तो उसके सामने बहुत सी चुनौतियां आती हैं, कई स्तर पे उसको इवॉल्व होना पड़ता है, और ऐसे में बहुत से जो रिफॉर्म्स होते हैं, जो सपोर्ट होता है, जो सुधार होते हैं, वो उस इंडस्ट्री को और ज़्यादा उसको चार्ज करते हैं, उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो ये सारी उम्मीदें बजट से हैं। अब अंकित, मैं आपके पास आना चाहूँगा। स्टार्टअप को मदद मिलना या सरकारी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ये सभी आप मान रहे हैं। कई बार कुछ मोर्चे पर सपोर्ट न मिलने से मुश्किलें भी आती हैं, या अगर कोरोना जैसा चैलेंज आ जाए या ग्लोबली जिस तरह के चैलेंज चल रहे हैं उसमें हम जानते हैं कि कई बार बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं। तो बाकी सेक्टर की तरह क्या आप भी बड़ा बदलाव चाहते हैं इस दिशा में? बिल्कुल, आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। और जिस तरीके से कोई भी पॉलिसी बनती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, वहाँ पे इंडस्ट्री अगर उस इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है तो वो काफ़ी अच्छे लेवल पे जाके हो पाता है। ड्रोन के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो अगर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में ड्रोन में पीएलआई स्कीम का काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया, और इससे जो हमारी इंटरनल इंडिजिनाइज कंपोनेंट्स की जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ी, प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ, लोगों को काफ़ी सुविधाएं हुई, आरएनडी के क्षेत्र में काफ़ी काम बढ़ने लगा और काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आज के तारीख में 600 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं ड्रोन इंडस्ट्री में इंडिया में जो काम कर रही है। और इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी चीज़ जब आती है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में वक्त लगता है, लेकिन अगर इंडस्ट्री को उसमें शामिल किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज जो ऑन ग्राउंड जाके पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, वो अगर इंडस्ट्री से सजेशंस ले, फीडबैक ले और उस पर काम करे और साथ में मिलके एक इकोसिस्टम की तरह काम किया जाए, तो उसमें काफी फर्क पड़ेगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन काफी हद तक आगे बढ़ सकती है। चलिए विपिन, मेरा अगला सवाल आपसे है। ज़रा मुझे बताइए कि आपने फिनटेक की बात की और इन सब में हम देख रहे हैं कि एक और सेक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और वो जो है वो भारत में धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। ज़रा बताइए कि वहाँ पर किस तरह का काम हो रहा है और क्या वाकई करने की आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है कि हम इस बजट में एआई को लेकर कुछ बड़े प्लान्स दिखाएं या हम कुछ बड़े प्रोमिसेस करें? हमारे देश के सामने जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि फिनटेक में भी है और स्टार्टअप्स में, तो अगले 10 साल की, 20 साल की अपॉर्चुनिटी है। जो पूरी दुनिया में एक लहर चल रही है वो है एआई की लहर। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे दुनिया को बदल रही है। फ्यूचर जो है उसमें जो डिजिटल इंटरफेसेस हैं दे विल कम वाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें हमारा देश अभी काफ़ी पीछे है। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है, हमारे यहाँ हार्डवेयर की कमी है, हमारे यहाँ अभी कोई सिस्टम्स बने नहीं हैं। आप देखिए, इनमें जो दो देश जो सबसे आगे हैं वो है अमेरिका ऑफ कोर्स, बट चाइना ने भी काफ़ी तरक्की की है पिछले 5 सालों में। हमारे देश में अभी कोई नेशनल लेवल पे कोई मिशन नहीं है एआई के लिए। आई थिंक अभी काम शुरू हुआ है, बट ये एक ऐसी स्पेस है जो इतनी तेज चल रही है कि मुझे लगता है कि हम पीछे ना रह जाएं, और हम पीछे रह जाएंगे तो हमें बहुत नुकसान हो। सो हमें नेशनल लेवल पे, जैसे हमने फिनटेक में एनपीसीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं जिन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है सारी फिनटेक्स के लिए, आई थिंक एआई के लेवल पे भी एक एजेंडा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए सरकार की तरफ से। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो प्राइवेट कंपनी अभी नहीं कर पाएगी, ये इसमें बहुत पैसा लगेगा। तो इसमें एक अगर नेशनल लेवल पे कोई इंस्टीट्यूट बनाया जाए या कोई एजेंडा बनाया जाए जिसमें कुछ कमिटमेंट हो इन्वेस्टमेंट की, तो हमारे देश में एआई की जो नई स्टार्टअप्स आएंगी उनका बहुत फायदा होगा। तो ये मेरी तीसरी बजट से एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा आई थिंक जो लास्ट चीज है वो है अराउंड स्मॉल बिजनेसेस। आई थिंक हमारे देश का जो इकोनॉमी है वो छोटे बिजनेसेस चलाते हैं, और इन छोटे बिजनेसेस को अभी भी फाइनेंशियल सिस्टम से या बैंकिंग सिस्टम से इजीली पैसा नहीं मिलता है। और आपको पता है कि कैपिटल होगा तो ये अपना बिजनेसेस बढ़ाएंगे, बट अभी भी इनको लो कॉस्ट कैपिटल इजीली अवेलेबल नहीं है।
ये लोग जैसे दुकानदार हैं या किसी रिमोट शहर में कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं, बैंक से इतनी आसानी से लोन मिलता नहीं है, बिकॉज प्राइवेट बैंक्स इनको एंटरटेन करते नहीं हैं। बट जो हमारे पीएसयू या सरकारी बैंक हैं, उनके प्रोसेसेस इतने लंबे होते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो मेरी ये मांग रहेगी कि और इसको स्ट्रेंथन किया जाए, और फिनटेक्स जैसी हमारी फिनटेक्स हैं जो हम मर्चेंट्स को भी लोन देते हैं, छोटे दुकानदारों को लोन देते हैं, छोटे बिजनेसेस को लोन देते हैं, हमें लो कॉस्ट कैपिटल का प्रोवाइड किया जाए। हमें बड़े बैंक्स जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या पंजाब नेशनल बैंक है या कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिनके पास बहुत सारा डिपॉजिट पड़ा है कस्टमर्स का और लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो हमारे जरिए और हमारे एल्गोरिदम्स के जरिए, हमारे मशीन लर्निंग के जरिए इन छोटे दुकानदारों तक हम छोटे छोटे अमाउंट 1 लाख 2 लाख का कैपिटल प्रोवाइड कर सकें। इससे हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत फायदा होगा, इनके बिजनेसेस बढ़ेंगे एंड ओवरऑल हमारे जो पर कैपिटा इनकम है और जो इकोनॉमी है इसमें डेवलपमेंट। बिल्कुल। तो कोई भी उभरता हुआ सेक्टर दो चीजें डिमांड करता है, एक तो टैलेंट, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात जैसा कि विपिन ने कही भी कि यहां पर इन दोनों मामलों में फिलहाल चैलेंज बना हुआ है और उस पर बहुत एग्रेसिवली काम करना होगा, क्योंकि हमारा देश संभावनाओं से भरा पड़ा है और बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर जिस तरह से विपिन ने बताया उसको देखना होगा। जिस तरह से अंकित ने कहा कि हमें कहीं ना कहीं एक जो तेजी हमारी है वो और ज्यादा बेहतर बनानी होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया विपिन और अंकित, बहुत ही अच्छी चर्चा रही और बजट को लेकर आपकी जो उम्मीदें हैं स्टार्टअप इंडस्ट्री की, कमोबेश यही उम्मीदें हम मान के चल रहे हैं कि पूरे स्टार्टअप सेक्टर से भी आ रही होंगी। तो फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी तमाम राय रखने के लिए। तो ये था हमारा स्टार्टअप का बजट स्पेशल, जहां हमने जानी स्टार्टअप की दुनिया की बजट से क्या उम्मीदें हैं, और उम्मीद यही है कि स्टार्टअप की ये उम्मीदें इस बार बजट में पूरी हों। जो इस बार पूरी ना भी हों, एटलीस्ट उनकी चर्चा तो शुरू हो जाए और उनके अमल में आने की जो है वो तैयारी आगे चलकर सामने आए। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि हमारा स्टार्टअप का ये बजट स्पेशल आपको पसंद आया हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।